हाँ भाई। सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। फटाफट से तैयार हो जाइए, क्लास अपन स्टार्ट कर देते हैं। और देखो, 6 बजे का टाइम जब बोल रखा है ना मैंने, तो आप सभी भी तैयार रहते हो कि 6 बजे क्लास होगी, पता नहीं 6:15 होगी, 6:30 होगी। तो ये है कि 6 बजे से ही तैयार रहा करो। जो भी मुंह धो के बढ़िया चाय वाय पी लिया करो, है कि नहीं? सही बात। और बैठा रहा करो, आराम से इंतज़ार किया करो। और फिर इंतज़ार क्यों करना है यार? क्यों करना है इंतज़ार? इंतज़ार तो वो करते हैं जो पागल होते हैं। आपको तो बैठ के बढ़िया रिवीजन करना है। आपके पास तो पूरी यूनिट जो है लगभग तैयार हो रही है भैया। हाँ भैया, एसपी, राजेंद्र, सभी प्यारे बच्चों को भैया गुड मॉर्निंग। ठीक है? ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है? कोई समस्या नहीं है ना? ऑडियो वीडियो क्लियर है? कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हो अभी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना ध्यान से। अब यहाँ पे लास्ट जो क्लास अपनी थी, और देखो यही बात बोल बोल रहा था अभी, कि जैसे आप रिवीजन की बात करता हूँ ना मैं। जैसे आप 6 बजे आप बैठ जाते हो आराम से, और सोचते हो कि पता नहीं कब क्लास आएगी, कब आएगी, कब आएगी, तो इंतज़ार क्यों करते हो? क्लास ले लिया करो और रिवीजन कर लिया करो, कि अब जो पढ़ाएंगे उसमें थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी बनी रहे। इसलिए जो मैंने कल पढ़ाया उसको रिवीजन कर लिया करो। ठीक है ना? अब सुनो मेरी बात, देखो, ध्यान सुनो। हमने जो लास्ट लेक्चर देखा था, उस लेक्चर में कुछ पढ़ा था। और यूनिट फोर्थ जो मेरी है, उसका 8 नंबर का मैटर आज हम तैयार कर लेंगे। और आज लास्ट लेक्चर है इसका। ठीक है? देखिए भैया, सारे बच्चे से ध्यान सुनेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने मैसोन का और बैरियन का अष्टक नियम बताया था। अब मैसोन पार्टिकल सब जानते हैं कि कायोन, पायोन, ईटा। तो कायोन, पायोन और ईटा। यहां से हमें एस के बारे में पता चलता है, स्ट्रेंज क्वांटम नंबर के बारे में पता चलता है, वाई के बारे में पता चलता है, I3 के बारे में पता चलता है, और क्यू के बारे में पता चलता है। सोचो, 1, 2, 3 और 4 एलिमेंटों के बारे में पता तो आपको यहीं से चल गया, इसी टेबल से। ठीक है ना? तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? उसके बाद थोड़ा सा आगे चले, तो बैरियन के लिए भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, सिग्मा, कास्केड, लैम्डा, ओमेगा सब इसके अंदर आ गए। ये आपके पास मामला सेट है। चलो, अब यहाँ पे ये आपके क्या है, बैरियन के पार्टिकल्स हैं। अब देखो, महत्वपूर्ण अभिक्रिया टाइप नंबर फर्स्ट। आ जाओ भाई फटाफट से। मात्र 5 मिनट का लेक्चर है ये। बाकी आपकी पूरी यूनिट खत्म है। कुछ भी नहीं समझाना है, सब कुछ एकदम क्लियर है। ठीक है ना? सर्दियां बढ़ गई हैं यार, ऐसी बात नहीं है। अब बड़ा कोट लाना पड़ेगा एक। ठीक है? सुनो भाई, अब मेरी बात को ध्यान सुनेंगे। महत्वपूर्ण अभिक्रिया टाइप नंबर फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं इसके अंदर। तो देखो, टाइप नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे, किस प्रकार की रिएक्शन आपके पास में आ सकती है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया, इसको लिखते हैं अपन आराम से और डिस्कस करते हैं कि थ्योर मतलब अपनी जो रिएक्शन है वो किस प्रकार एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। जैसे हमारे पास है के माइनस, प्लस में हमारे पास है प्रोटॉन। ये आपका टूटेगा या फिर बनेगा के प्लस, और यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पर क्या बनेगा। ये रिएक्शन देखो सबसे डिफिकल्ट रिएक्शन मान जाती है। आप देख लो आराम से। मतलब के माइनस है, प्लस पी मेरे पास में के प्लस है, और यहाँ पे अब आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा जो एलिमेंट है वो बनेगा। अब किसके आधार पर बनाएं इसको? अब देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, देखो किस किस के आधार पर बनाएंगे। सबसे पहले हमने दिया चार्ज काटेगा। अब चार्ज के अकॉर्डिंग तो हमने देखा कि यार ये के माइनस है, तो ये माइनस है, और ये +1 है। तो इधर मेरे पास में ये +1 आ गया है, तो 100% है कि यहाँ पे -1 आएगा। है कि नहीं है? मतलब यहाँ पे अगर मैं क्यू एक्स का मान निकालूं, तो देखो क्यू एक्स जो मेरे पास निकल के आएगा वो -1 आएगा। तो जो पार्टिकल हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, इस जगह पे जो पार्टिकल आएगा,
100% उसका चार्ज क्या होगा, -1 होगा। -1 होगा तभी आपकी रिएक्शन कंजर्व होगी, संरक्षित रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात यहां पे देखेंगे हम, दूसरी बात हमने बैरियन क्वांटम संख्या को ले लिया। अब बैरियन संख्या तो देखो साफ सी बात है, जो बैरियन पार्टिकल होंगे उन्हीं के लिए बैरियन संख्या होगी। तो कायोन एक मेसोन पार्टिकल है, ना कि बैरियन है, तो मेसोन के लिए 0, बैरियन के लिए +1 मेरे पास में आ गया यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल टू में यहाँ पे भी कायोन है 0, प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा Bx। तो अब इतना तो कंफर्म हो गया, इतना तो कंफर्म हो गया, अगर आप अपना दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत, इतना कंफर्म हो चुका है कि आपका ये पार्टिकल जो होगा ये बैरियन फैमिली से होगा। क्योंकि मैसोन फैमिली से जो हमने अष्टक नियम बनाया था, जो 8 पार्टिकल थे उनमें से ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर बैरियन संख्या का एग्जिस्टेंस है, इसका मतलब बैरियन पार्टिकल ही होगा। बात क्लियर? तो आप देख सकते हो कि बैरियन की क्वांटम संख्या हमारे पास +1 आ गई, क्यों हमारे पास -1 आ गए। एक चीज और निकाल लेते हैं जो यहाँ पे है, विचित्रता, स्ट्रेंजनेस। अब देखो कायोन K- है, इसकी स्ट्रेंजनेस मैंने -1 कहाँ से रखी। कई बच्चे पूछते हैं, कंफ्यूज भी होते हैं कि सर हमें तो पता नहीं चलता कहाँ से क्या सिस्टम है। देखो K- है और K⁻0 है, इसके लिए S का मान कितना है, -1। चुपचाप लिख दो, ज़्यादा लफड़ा नहीं चाहिए मेरे को बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देखो विचित्रता, -1, P के लिए 0 है, कहाँ से पता चली, देख लो भैया ऊपर। P के लिए S का मान 0 है, चुपचाप आ जाओ नीचे। फिर हमारे पास K+ के लिए ऊपर चेक कर लेना, प्लस का बनाएगा, तो SX का जो मान है मेरे पास -2 आने चाहिए। अब देखो यहाँ पे स्ट्रेंजनेस जो हमारे पास में है वो कितनी, -2। उपरोक्त अभिक्रिया के आधार पर अज्ञात कण एक बैरियन कण है। अब देखो साफ साफ पता चल गया था कि यह बैरियन कण है, क्योंकि यहाँ पे इसके लिए Bx का जो मान है +1 आ गया था, और इसके आवेश और विचित्र के आधार पर ये सिग्मा माइनस कण कहा गया है। अब देखो कैसे पता चला, इसके स्ट्रेंजनेस की संख्या कितनी है, -2 है, और यहाँ पे चार्ज कितना है, -1 है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, सिग्मा माइनस मेरे पास में है, चार्ज कितना है, चार्ज हमारे पास -1 है। ठीक है, चार्ज मेरे पास में इसके पास कितना था, -1 है। ठीक है, और मेरे पास एस का मान कितना था, -2 है। अब दो चीज मैच कर गई, चार्ज भी आ गया आपका एक तो, और एक आपका एस का जो मान है वो भी -2 आ गया। तो और क्या चाहिए। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि लगभग जो आपकी 80 से 90% रिएक्शंस हैं वो आपकी इन्हीं दो अष्टक नियमों से हो जाएंगी। मतलब अधिकतर जो रिएक्शन है ना, लगभग 90% वो रिएक्शंस बनती हैं आपकी इन दोनों ही अष्टक नियमों से। ठीक है ना, क्योंकि यहीं के जो पार्टिकल हैं ने, मेसोन के और बैरियन के, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि लेप्टोन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लेप्टोन का जो क्वेश्चन बनता है ना, अकॉर्डिंग टू मेरे विचार, उसमें क्या होता है कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है ना, वो ज्यादा बनते हैं वहां पे, कि भैया लेप्टोन फैमिली को दर्शाइए, लेप्टोन फैमिली, लेप्टोन कंजर्वेशन है, जो संरक्षण नियम है उसको थोड़ा प्रूफ कर दीजिए इसके अंदर, ऐसे क्वेश्चन वहां पे आते हैं। लेकिन अधिकतर जो रिएक्शंस हैं ये आपके दोनों अष्टक नियमों से आएंगी, वहां से भी आ सकती हैं, मैं ये सब नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी, लेकिन यहाँ से आएंगी इसकी उम्मीद ज्यादा है। तो पहली टाइप की रिएक्शन आपने देखी जिसके अंदर कोई हमें पार्टिकल को फाइंड करना होता है। तो पार्टिकल कैसे फाइंड करना होगा, इसी प्रकार फाइंड करना होगा। कोई भी रिएक्शन दे रखी होगी, उसमें आवेश का मान निकाल लो और बैरियन निकाल लो। ठीक है, बैरियन क्वांटम संख्या को जरूरी नहीं है, कुछ और भी निकाल सकते हो आप, लेकिन हमने क्या देखा कि यहाँ पे प्रोटॉन है। ठीक है, तो मैं बैरियन बैरियन संख्या निकाल लेता हूँ, तो मैंने बैरियन निकाल लिया। ठीक है, और हमने विचित्रता एस का मान निकाल लिया, दोनों मान आ गए। देख सकते हो कि किस प्रकार हमने पार्टिकल को खोजा है और हमने पार्टिकल की वैल्यू को निकाला है। दैट्स ऑल, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर मामला है। ठीक है भैया, ठीक है, देख तो सही रहा है ना सभी को, एकदम क्लियर, साफ, आराम से देख सकते हो भैया हर एक बात जो यहाँ पे लिखी हुई है। चलो अच्छी बात है, आगे चलूँ अब। इसको मैंने मिटा दिया। अब मेरे पास में देखो एक और रिएक्शंस है, पाई माइनस है, पी है, के नोट है और एक्स मेरे पास ढूंढना है। हमने चार्ज देखा, -1 +1, साफ सी बात है मेरे पास चार्ज का मान कितना होगा, 0 होगा।
बैरियन संख्या चेक करी, प्रोटॉन के लिए 1 हो गई, यहाँ पे 0, Bx का मान कितना आ गया, प्लस का बना गया। अब ये कन्फर्म है कि बैरियन पार्टिकल्स में ही होगा। विचित्रता देखी मैंने, एस का जो मान है वो मेरे पास माइनस का वन आ गया, तो देख लो भैया, ढूंढ लो एस के लिए माइनस का वन किसके लिए आता है। एस हमारे पास माइनस का वन है, वो इन पार्टिकल के लिए आता है, लेकिन वहां पे चार्ज का जो मान है वो भी उसने क्या बोल रखा है, 0 बोल रखा है। ठीक है, तो चार्ज का जो मान है वो 0 कहाँ पे है भैया, क्यू का मान 0 ये रहा, इन पार्टिकल के लिए 0 है, लेकिन एस का मान माइनस का वन है, तो वो दो कण हो सकते हैं। एक तो हमारे पास सिग्मा नोट भी हो सकता है और आपका लैम्डा नोट भी हो सकता है। ठीक है, तो बस यही लिखा होगा उसके अंदर भी, देखो। तो यहाँ पे उपरोक्त गुणों के आधार पर दो कण संभव हैं, एक तो सिग्मा नोट और एक लैम्डा नोट, परंतु पाई मैसोन प्रबल अन्योन्य क्रिया के कारण लैम्डा नोट नहीं हो सकता है। तो अब देखो यहाँ पे इंटरेक्शंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पार्टिकल को चूज कर लिया, कौन सा, सिग्मा नोट। नहीं, बाकी दो कण वहां पे आ रहे थे, एक तो आ रहा था लैम्डा नोट, एक आ रहा था सिग्मा नोट। लेकिन हमने कहा कि भैया यहाँ पे आपकी पाई मैसोन के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग के अंदर भैया लैम्डा का कोई काम ही नहीं है। कोई बात नहीं है भैया, हम मान लेंगे। टाइप नंबर सेकंड की रिएक्शन कैसी आएगी, अकॉर्डिंग टू टाइप नंबर सेकंड। टाइप नंबर सेकंड ये कहता है कि आपके पास में जो रिएक्शन आएगी उसमें आपको कंजर्वेशन लॉ फॉलो करवाने पड़ेंगे। संरक्षण के नियम के आधार पर अभी की रेखी मान्य एवं अमान्य होने की जांच करो। मान्य और अमान्य होने की जांच कैसे करेंगे, देखो आओ भैया, मैंने यहाँ पे ये दिखा, ये रिएक्शन मेरे पास में, इस रिएक्शन को लिख लेते हैं अपन, एक आराम से लिख देते हैं। ठीक है, रिएक्शन क्या कहती है भैया कि मेरे पास सिग्मा प्लस और प्लस मेरे पास में न्यूट्रॉन, ये कहाँ पहुंच रहा है, सिग्मा माइनस में पहुंच रहा है, और प्लस में आपके प्रोटॉन में जुड़ रहा है, मतलब बन रहा है। अब सबसे पहले हमने चार्ज को कंजर्व करवाया, और देखो साफ सी बात है, यहाँ पे मैंने चार्ज कंजर्व करवाया तो देखो ये प्लस वन, देखो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन 0 हो गए यहाँ पे। ठीक है, हमने पहले चार्ज को कंजर्व करवाया, तो चार्ज देखो इसके ऊपर प्लस का 1 हो जाएगा, न्यूट्रॉन के ऊपर 0 है, इज इक्वल टू में देखो माइनस का 1 हो गया, और प्रोटॉन के ऊपर प्लस का 1 हो गया। इधर तो आ गया 0 और इधर आ गया 1। अब आप सोचो यहाँ पे चार्ज बराबर है क्या, नहीं है, इसका मतलब है कि जो आपकी रिएक्शन है ये बिल्कुल भी वैलिड रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन उचित नहीं है। ठीक है, फिर हमने कहा कि ये रिएक्शन वर्जित है, दिस इज नॉट ए वैलिड इक्वेशन। चलो, अब यहाँ पे दूसरी हमने रिएक्शन ली, पाई प्लस प्लस न्यूट्रॉन के प्लस सिग्मा नोट, चार्ज चेक करा, प्लस का 1 आ गया, 0 प्लस का 1 बराबर हो गया। चलो ठीक है, अच्छी बात है, चार्ज यहाँ पर कंजर्व हो गया। ठीक है, अब उसके अलावा यहाँ पे बी का जो मान है, बैरियन संख्या की बात करूँ मैं तो देखो पायोन के लिए तो 0 होगा, न्यूट्रॉन के लिए 1 हो जाएगा, फिर कायोन के लिए हमारे पास 0 हो जाएगा, और सिग्मा के लिए 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1। अब देखो कई बच्चे घबरा रहे होंगे, हाँ भाई। तो हम किस मुद्दे पे बात कर रहे थे, ठीक है, एक कोट था, वो भी मुझे खोल के आना पड़ा, वो मैं किसी और का पहनाया था। चलो, अब आ जाओ, अब यहाँ पे थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये आपकी रिएक्शन थी, इस रिएक्शन में मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू चेक करा। ठीक है, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से हम चेक कर लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। देखो हमने रिएक्शन को लिखा, मेरे पास में रिएक्शन है पाई प्लस है, फिर मेरे पास में न्यूट्रॉन है, फिर मेरे पास में के प्लस है, और फिर मेरे पास में प्लस क्या है,
आपका सिग्मा नॉट है। अब एक बात बताओ, सबसे पहले मैंने क्या चेक करा इसके अंदर? सबसे पहले मैंने चेक करा यहाँ पे आवेश। मैंने क्यों चेक करा? मैंने देखा कि यार प्लस का 1 है, न्यूट्रॉन के लिए 0 होगा, तो 1 बराबर 1। इसका मतलब डेल्टा क्यू यहाँ पे आपका 0 होगा। मतलब कोई फर्क नहीं है ना इनके बीच में, सेम ही तो है। दूसरा हमने चेक करा यहाँ पे बैरियन संख्या। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर बैरियन संख्या के लिए हम कैसे करें? देखो यार, मैं क्लियर सी बात बोल रहा हूँ, टेबल आपको याद है तो काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्योंकि आप सोचो कि पाई मैसोन कणों के लिए और कायोन के लिए, ईटा के लिए, सभी के लिए मतलब अपनी बैरियन संख्या होती है बी, वो 0 होती है। और बात करें बैरियन के लिए, जो पार्टिकल आपके हैं कौन कौन से, सिग्मा हो गया, कास्केड हो गया, लैम्डा हो गया, इनके लिए बैरियन की संख्या +1 होती है पार्टिकल के लिए, एंटी पार्टिकल की -1 होती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे बी का जो मान है इसके लिए तो 0 होगा, इसके लिए आपका न्यूट्रॉन के लिए +1 हो जाएगा। इज इक्वल टू में हमारे पास इसके लिए 0, उसके लिए +1। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर डेल्टा बी भी आपका 0 हो गया, मतलब दोनों बराबर हैं, इसमें बराबर हैं। फिर हमने चेक करा, दो बराबर हो गए। तीसरा देखो भैया, यहाँ पे एस का जो मान है वो हम चेक करते हैं, स्ट्रेंजनेस की। अब टेबल देख लो, ऊपर टेबल जब जाके देखोगे तो यहाँ पे अब दिखाना पड़ेगा आपको पहले। अब एस जो मेरे पास में स्ट्रेंज क्वांटम नंबर है, उसके लिए हमने चेक करा कि यार देखो पाई प्लस के लिए, न्यूट्रॉन के लिए कितना होता है यहाँ पे। तो देखो हमने देखा यहाँ पे सबसे पहले न्यूट्रॉन के लिए, तो न्यूट्रॉन के लिए देखो एस का मान 0 है। ठीक है, ऊपर चले हम दूसरे टेबल में, और हमारे पास क्या था, पाई प्लस था, तो पाई प्लस ही तो है, एस बराबर 0। तो दोनों के लिए एस का मान 0 हो गया। और सिग्मा के लिए भी चेक कर लीजिए ना, यहाँ पे मेरे पास में न्यूट्रॉन है और ये सिग्मा कास्केड है मेरे पास में, कास्केड नहीं सिग्मा ही है, सिग्मा नोट के लिए। तो देखो सिग्मा नोट मेरे पास में एस बराबर -1 हो गया, और न्यूट्रॉन के लिए हमारे पास एस बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास, थोड़ा ऊपर चलते हैं अपन। ठीक है, और कहाँ थे अपन, यहाँ पे थे। तो हमारे पास देखो इसके लिए के प्लस के लिए, इसके लिए तो यहाँ पे दोनों के लिए तो 0 मामला है। और इधर देखोगे के प्लस के लिए -1, अभी इसके लिए देखा था हमने, ये इसके लिए प्लस नहीं, इसके लिए +1 होती है, के प्लस के लिए, इसके लिए -1 होती है। कट के आपका 0 बराबर 0 मामला। तो ये आपका एस भी जो है वो भी आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? मेरे हिसाब से नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं, आई का, एस का मान देख लिया, I3 का मान भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो I3 भी यार टेबल हमने बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले, किसका मान 1 होगा, किसका 1/2 होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, आप चेक कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, एक बार यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे I3 जो है ना, प्लस का 1 है, और वो किसके लिए है, एक बार चेक करते हैं। +1 है पाई प्लस के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बार टेबल चेक करते हैं, ऊपर चलते हैं ये सारे बच्चे, एक बार इन सभी को देखो ध्यान से, और हम उस टेबल को देखते हैं I3 का जो मान है। आ जाओ, हमने यहाँ पे इस पहली वाली टेबल में अंदर चेक करा, ये देखो इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से पार्टिकल हैं। एक तो हमारे पास न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन के लिए तो देखो साफ सी बात है, -1/2 आपको साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो हमने लिख दिया। कहाँ है भैया, ये देखो यहाँ पे क्या आएगा, हम निकाल रहे थे I3 का मान। तो देखो न्यूट्रॉन के लिए -1/2 मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू में के प्लस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है आपका सिग्मा नॉट है। तो सिग्मा नॉट के लिए आप क्या लिखोगे यहाँ पे? तो सिग्मा नोट के लिए तो यार मुझे जहां तक लगता है I3 का जो मान है 1 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आप इसका 1 ले लीजिए। ठीक है, देखते हैं क्या होता है अभी। और उसके बाद थोड़ा ऊपर चलते हैं, यहां पे चेक करते हैं। भाई मेरे पास पाई प्लस है, तो पाई प्लस मेरे पास में है, तो ये रहा +1। अब देखो गलती कर रहे हैं हम, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और सही भी है, क्योंकि शायद आपने टेबल जब बनाई नहीं होगी तो उस टाइम पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं होगा, शायद मुझे लगता है ऐसा, कि ये मेरे पास में जो पार्टिकल है ना, जैसे कि हमारे पास ये है, अब इसमें देखो +1/2 है, +1/2 है। साइड वाले जो अपने हैं, पाई प्लस हो गया, पाई माइनस हो गया, वहां पर अपने पास +1 है, और ये मेरे पास +1 है। ये प्लस का 1 हो गया, ये हमारे पास माइनस का 1 हो गया। तो अब देख लो भैया, पाई प्लस के लिए मेरे पास कितना आ गया, पाई प्लस के लिए यहाँ पे प्लस का 1 आ गया है। ठीक है, और फिर उसके बाद में के प्लस है, के प्लस के लिए भी आप चेक कर लो भैया, के प्लस के लिए प्लस का 1/2 है, प्लस का 1/2 है। ठीक है,
तो यहाँ पे फिर देखो आप भैया, यहाँ पे है ना 1/2 है ना ये, तो फिर सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो हमने लिया था अभी किसका, सिग्मा नोट का, वहां पे I3 का मान 0 ही होगा। ठीक है, मतलब सेंटर में जो हमने लिया था अभी 1 ले लिया था, लेकिन 1 नहीं लेना है, सेंटर में I3 का मान 0 ही होगा। ठीक है, इस बात को लिख लेना कैसे भी करके, यहाँ पे 1, यहाँ पर 1, और यहाँ पे 1/2 माइनस का, यहाँ पे प्लस का 1/2। नीचे भी यही कहानी है, देख लो, प्लस का 1 माइनस का 1, ये मैंने कल आपको बताया नहीं था शायद, है ना, ये प्लस का 1 माइनस का 1, ये प्लस का 1/2 माइनस का 1/2, तो आप चेक कर लेना आराम से। तब आप देख लीजिए कि आपका I3 का जो मान है वो भी आपका क्लियर। मैं इसे लिख लिख के क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक रिएक्शन तो कम से कम बतानी पड़ेगी। तो आप देख लो भैया, इसका मान 1 कहाँ से लिखा, ऊपर से लिखा, माइनस का 1/2 लिखा, प्लस का 1/2 0। अब आप देख सकते हो कि 1/2 बराबर 1/2 आपका आ गया। अब आपने देखा ध्यान से कि जितनी भी वैल्यूज हैं ये किसी को भी याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं है, ना कि आपको याद है, और कभी याद होंगी भी नहीं, हो भी जाएंगे तो क्या मतलब है, क्यों करें इनको, याद नहीं करना। आपको ये अष्टक नियम पीछे बना लेना है। उसके बाद में एक दो टेबल जो आपको रिएक्शन को देखने के बाद लगता है ना कि हाँ भाई ये टेबल अपने को बनानी चाहिए, उस टेबल को बना लो और आपका काम हो जाएगा। जैसे कि अपने दिमाग के आइडिया से आप करते जाओगे ना, तो फिर वहां पे क्या कुछ गलती कर दोगे, और गलती करते खेल खत्म। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आपका आ गई। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इन एग्जांपल को ट्राई करना आराम से बैठ के। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा हो। और सारथी पार्थ आपके पास जो भी है ना, उसमें देखना इन ये रिएक्शंस देखने को मिल जाएंगी, और उनका सॉल्यूशन भी, इन्हीं का सॉल्यूशन उसके अंदर मिल जाएगा। ढूंढो, खोजो, और थोड़ी मेहनत करो। सब कुछ मैं ही दे दूंगा ना, तो फिर जीत का मजा नहीं आएगा, सफलता का मजा। कहने का मतलब ये है कि देखो, एक तो आप जैसे मान लीजिए कि 5 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर आप बाइक से गए, तो बाइक से जाने के बाद ठीक है, नॉर्मल हो गया कि हम पे ही पहुंच गए हम। लेकिन सपोज अगर 5 किलोमीटर आप पैदल गए, और 11 नंबर की बस, मतलब पैदल, तो पैदल गए आप, और पैदल जाने के बाद फिर जो वहां पे बैठने के बाद, अरे यार आ गए अब, तो वहां पे पहुंचने के बाद जो आपको एहसास मिलेगा ना, वो एक नेक्स्ट लेवल आपका एहसास होगा। अरे तो वही कह रहा हूँ, मैंने तो कर दिया मेरा काम, पूरी यूनिट को मैंने, हर एक पॉइंट को, हर एक एलिमेंट को डिस्क्राइब कर दिया मैंने, लेकिन अब आपका काम क्या है कि कुछ रिएक्शंस जो मैं आपको दे रहा हूँ उनको करिए, उनका आंसर ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। तो दूसरी टाइप की हमारे पास ये रिएक्शन हो गई, और तीसरी टाइप की कौन सी रिएक्शन हो गई कि निम्न अभिक्रियाओं में कौन कौन मूल अन्योन्य क्रिया हैं, उनको समझाइए। ठीक है, अब यहाँ पे मूल अन्योन्य क्रिया जो है, कभी कभार ये भी सवाल पूछ लेता है एग्जाम में, बिल्कुल सही सवाल है कि भैया मतलब यहाँ पे इस अभिक्रिया के अंदर कौन सी अभिक्रिया होगी, स्ट्रोंग होगी, वीक होगी, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन वाली होगी, कौन सी होगी ये बताओ। देखो, इस वाला जो ये वाला जो अपना अभिक्रिया का टाइप है, इस वाले अभिक्रिया के वाले टाइप के अंदर हमें थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें कन्फर्म पता कभी भी नहीं चल पाएगा कि इसमें स्ट्रोंग होगी इसमें वीक होगी, क्योंकि आपने बहुत सारे पार्टिकल ऊपर पढ़े थे ना, उसका बेसिक काम आएगा यहाँ पे। और ये मान के चलो कि आपने उस टाइम देखा था, थोड़ा गौर किया हो तो, कि भाई मैसोन पार्टिकल हैं वो दुर्बल अन्योन्य क्रिया करते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा। और जो पार्टिकल आपके लैम्डा हो गया, लैम्डा नोट हो गया, ये भी आपकी वीक इंटरेक्शन करते हैं। तो जिन भी पार्टिकलों के बारे में आपको पता है कि हाँ भाई ये इस रिएक्शन को फॉलो करते हैं, बस उसी के आधार पर आपको लिखना है। स्टार्टिंग में याद करो, मैंने लिखवाया था ना आपको कि लेप्टोन है तो दुर्बल भी करते हैं, स्ट्रोंग भी करते हैं, सारे ही करते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो बस उसके हिसाब से आपको काम करना है ना, यहाँ पे कोई कंफर्म जो है ना वो फिक्स अपन को पता नहीं चल पाएगा। या फिर आप कुछ रिएक्शंस याद कर सकते हो कि हाँ भाई इस रिएक्शन के अंदर ये इंटरेक्शन होगी, और एग्जाम अगर आएगा तो ये एग्जैक्ट में लिख के आ जाऊंगा, ये काम कर सकते हो। नहीं तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं चल पाएगा ना यार, क्योंकि देखो आप क्या पूछ रहे हो, आप उस चीज के बारे में पूछ रहे हो जो चीज एक के प्रैक्टिकल है। मतलब मैंने किसी भी दो पार्टिकल को लिया, प्रैक्टिकल करवाया, अब उसके अंदर वीक इंटरेक्शन होगी या फिर स्ट्रॉन्ग होगी, मुझे क्या पता यार, वो तो मुझे एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा ना। अब वो तो आप कह रहे हो कि डायरेक्ट बताओ, अब डायरेक्ट तुम तुक्का लगा सकते हैं, ये आप कह दो, या कुछ छोटी मोटी ट्रिक जो है आप निकाल सकते हो कि हाँ भाई ये ऐसे हो सकता है तो ऐसे हो सकता है, तो इस प्रकार कुछ छोटी छोटी ट्रिक अपने हिसाब से आप खुद बना सकते हो, बाकी कोई इसका इलाज नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये रिएक्शन दी हुई है, नोट यहाँ पे लिखा हुआ है,
अब देखो क्या क्या बोला है इसने, देखो ये नोट छोटा सा लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि भैया चेक आई का मान चेक कर लो, ठीक है। आई का मान हमारे पास में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए फॉलो होगा, इसके दोनों के लिए नहीं होगा। ये एक छोटा सा रूल है, नोट आप बनाना चाहो तो। उसके बाद में चेक आई थ्री का मान अगर मान लीजिए कि बराबर आ जाए तो कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती हैं, स्ट्रॉन्ग भी हो सकती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन भी हो सकती हैं, ठीक है। और स्ट्रेंजनेस अगर वो भी बराबर आ गई तो समझ लेना कि आपका स्ट्रॉन्ग भी होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होगा, लेकिन वीक इंटरेक्शन के लिए तीनों ही फॉलो नहीं करेंगी। सपोज करिए बराबर नहीं आ रहा है, मान लो आई भी बराबर नहीं आ रहा, आई थ्री भी बराबर नहीं आ रहा और स्ट्रेंजनेस भी बराबर नहीं आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि आपका जो इंटरेक्शन होगा वीक होगा। अगर बराबर आ रहे हैं तो फिर देख ही सकते हो आप। अब इसके अलावा और क्या बता सकते हैं, इसके अलावा कोई आइडिया नहीं है। मैंने जो आपको जवाब दिया है ना, फैक्ट जवाब है। कोई टीचर आपको बोलता है कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना यार। प्रैक्टिकल होगा, करके देखेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब आप तो कह रहे हो कि ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, पर छोटा सा नियम है, आप देख लीजिए किसके अंदर ये नियम भी फेल हो जाते हैं कभी कभार। मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको, आप कहोगे सर आपने नियम बताया था वो तो फेल हो गया, लेकिन 80-90% काम चल जाएगा इससे। इस स्तर पे बीएससी के इस स्तर पे काम चल जाएगा। आगे जाओगे आपके मतलब एग्जाम आएंगे, जैसे आईआईटी जेम का भी एग्जाम दो मान लो आप, और नेट का दोगे आप, कुछ किसी का भी एग्जाम दो, उसी के अंदर अगर आप नियम को फॉलो करवाओगे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे चेक आई का मान आई थ्री स्ट्रेंजनेस, अब चेक करते हैं भैया। हमारे पास में प्रोटॉन प्लस में गामा इज इक्वल टू हमारे पास प्रोटॉन प्लस में पाई नोट, मेरे पास में नोट लिखा हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे देखो गामा के अंदर आई और आई थ्री बराबर जीरो होगा, ये पहले ही बोल दिया। जीरो होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होगी। आंख बंद करके आप जब भी आपको गामा दिखे ना किसी भी रिएक्शन के अंदर, आंख बंद करो, गामा आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन चिपका दो, काम खत्म। तो बस वही चिपकाया हुआ है देखो, विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ अभिक्रिया स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी, ठीक है। देखो यार ये पे गलत बात है यार, देखो अभी तो आपने क्या बोला है कि आई थ्री अगर हमारे सॉरी यहाँ पे हमारे पास में अगर गामा दिख जाए आपको तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होगी। और यहाँ पे जब गामा दिखा तो मेरे पास लेकिन देखो एक बात बताऊं आपको मैं, इसमें क्या चक्कर है, थोड़ा दिमाग लगाओ। मेरे को ज़्यादा नहीं आता, ईमानदारी बता, मेरे को कुछ भी नहीं आता। बस मैं तो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सिंपल तरीके से कि मेरे पास में ये रिएक्शन है, रिएक्शन से पहले अगर गामा आ रहा है और हमने रिएक्शन उसकी करवा दी, हमने देखा कि यार आई का जो मान है 1/2, यहाँ पे आई का जो मान है 1/2, लेकिन आप देखा कि यहाँ पे आई का जो मान है वो बराबर नहीं आ रहा, आई थ्री का जो मान है वो बराबर आ रहा है। तो आप देख लो यार कि यहाँ पे हमारे पास में आई का जो मान है बराबर नहीं आ रहा, आई थ्री का मान बराबर आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन से ही होगी, वो आप चेक कर लीजिए। और गामा के लिए तो आप देख ही सकते हो कि आई का मान आई थ्री का मान 0 के बराबर होगा, तो गामा दिखते ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन लगा दो, लेकिन कब, जब वो अभिक्रिया से पहले आए तो हमने देख लिया यहाँ पे। उसके बाद जैसे ही हमने इक्वेशन ये सेकंड एग्जांपल लिया, हमने देखा कि यहाँ पे आई का मान भी बराबर है, आई थ्री का मान भी बराबर है, एस का मान भी बराबर है 0 0 0 0, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन देखने को मिल जाएगी, कर सकते हो आराम से, ठीक है। उसके बाद कुछ यहाँ पे रिएक्शंस डू सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, तो मेरे प्यारे बच्चों आंख बंद करके आप कह सकते हो कि मेरे पास 3 प्रकार की रिएक्शन आ गई। पहली रिएक्शन तो वो आएंगी जिनके अंदर आपको ढूंढना पड़ेगा कि जो एलिमेंट है वो कौन सा है। दूसरा आपको कंजर्वेशन लॉ वाला, और ये सबसे इंपॉर्टेंट यही रिएक्शन है जिसके अंदर आपका कंजर्वेशन लॉ फॉलो करवाता है कि हाँ भाई संरक्षण नियमों को लगाइए इसके अंदर, वो तो सबसे सिंपल है। और तीसरा मेरे पास में है कि इसके अंदर पहचानो कि कौन सी इंटरेक्शन होगी। तो देखो डिफिकल्ट तो ये दोनों ही हैं, ये और ये सबसे सिंपल है, लेकिन सबसे ज्यादा यही आती है। अब देख लो आप, 4 नंबर का मैटर है ये, 4 नंबर का मैटर। अब आप देख लो कि अब 4 नंबर का मैटर जो है इसको किस प्रकार तराशते हो, किस प्रकार पढ़ते हो, कैसे क्या करते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक काम करना आप, अब ये आपका होगी ना कंप्लीट, अब कल बैठ के एक बार जो मैं कह रहा हूं वो कर लेना है। कल एक बार बैठ के, और मॉर्निंग का जो टाइम है इसी टाइम पे कर लेना। कल आप बैठ के पूरी इस यूनिट को बिल्कुल रिवीजन कर लेना, हर एक रिएक्शन को लिख लेना, सोल्व पेपर में देखना। इसके साथ साथ में इनकी जो मैंने कहा था कि छोटी सी फाइल बना लेना जिसके अंदर सारी टेबल एक साथ होंगी,
और इन रिएक्शनों के जो अष्टक नियम पढ़ाए उनको भी लिख लेना, उसके साथ साथ कुछ रिएक्शंस लिख लेना। मतलब पूरा रिवीजन करके इसको फ्री कर दो, क्योंकि एग्जाम टाइम में ही अब रिवीजन करने का टाइम मिलेगा, नहीं तो अब एग्जाम टाइम के अलावा बीच में टाइम नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद जैसे कल आप इसको रिवीजन कर लेना, पूरी यूनिट को ढंग से कर लेना, कंप्लीट कर लेना ढंग से। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अपनी जो थर्ड यूनिट है उसको स्टार्ट कर देंगे। थर्ड यूनिट को भी ये मान के चलो मैं, मतलब इसमें तो क्या है, फिर भी दिमाग लगाने की कितनी बात है। मतलब सोचो कि पार्टिकल को याद करना है, टेबल भी पढ़नी है, थोड़ा कंफ्यूजन सा मामला, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है इसके अंदर। लेकिन जो थर्ड यूनिट है उसको पढ़ना ऐसे पढ़ेंगे, देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल कुछ नहीं है। क्योंकि वहां पर तो क्या है, बस थ्योरी थ्योरी है, थ्योरी थ्योरी है। और थ्योरी भी ऐसी है कि डायग्राम बना दिया, अब थ्योरी आप अपने हिसाब से लिख लो बस। एक बार डायग्राम मैं समझा दूंगा, उसके बाद में तुरंत आप थ्योरी लिख दोगे, कुछ भी नहीं बताने की आवश्यकता है मेरे को, कुछ भी नहीं। ठीक है। तो कल एक तरीके से मान लीजिए कि न्यूक्लियर का तो ऑफ ही रहेगा, लेकिन अब यार मैं वही सोच रहा हूं कि क्वांटम की जो यूनिट नंबर थर्ड है उसको हम कंप्लीट करेंगे भाई। उस क्लास के पीछे भी ये मान लीजिए कि बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि वो क्लास कंप्लीट हो ही नहीं पा रही। तो जो यूनिट नंबर सेकंड को हमने कब कंप्लीट कर दिया था, थर्ड हमारी हो ही नहीं रही कंप्लीट, कम से कम 5 7 10 दिन का गैप आ गया बीच में। तो कल हम यही कोशिश करेंगे कि 2 3 घंटे की, 4 घंटे की क्लास लेके यूनिट नंबर थर्ड को फ्री एक बार में। फिर यूनिट नंबर फोर्थ बचेगी, तो अब फोर्थ को भी फिर दिसंबर के अंदर क्वांटम को एकदम कंप्लीट करना है। उसके नोट्स, उसकी पीडीएफ, सब कुछ कंप्लीट करके, उसके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर करके दिसंबर में क्वांटम को साइड में रख दिया। और तब तक अपना न्यूक्लियर के अंदर दूसरी जो तीसरी चलेगी ना वो भी खत्म हो जाएगी। जैसे क्वांटम खत्म होगी, हम सॉलिड भी चालू कर देंगे। सॉलिड को चालू करेंगे, लेकिन उसको करेंगे अपने मकर संक्रांति के टाइम पे करेंगे ना। और तब तक अपन क्या करेंगे, ये सॉलिड चलती रहेगी अपनी, ठीक है, और सॉरी न्यूक्लियर, और न्यूक्लियर में तीसरी हो जाएगी, फिर पहली चालू कर देंगे। पहली भी और दूसरी ये मान के चलो कि मकर संक्रांति तक ये दोनों खत्म हो जाएंगी। और जैसे ही अपनी न्यूक्लियर खत्म होगी फिर सॉलिड को चला देंगे, फिर सॉलिड को आराम से पढ़ते रहेंगे। क्या समस्या है बताओ, दिक्कत किसी को है? ठीक है, नहीं है। तो अब यही कोशिश करेंगे, तो आपका काम ये रहेगा कि इस पूरी यूनिट में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको सभी को दोहराना, टेबल बनाना, और उसके साथ साथ में उनकी प्रैक्टिस करना, क्लियरिफिकेशन कर लेना कि क्या क्या होगा, कहाँ क्या होगा। रिएक्शन के टाइप देख लिया आपने, 3 प्रकार की रिएक्शन आप क्या सकती हैं एग्जाम के अंदर, और कुछ प्रैक्टिस के लिए दिए हैं मैंने, उनको कर लेना। इन्हीं रिएक्शन को याद कर लोगे ना जो मैंने आपको दी है, उन्हीं में से आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो चलो मैंने यूनिट मतलब यूनिट नंबर फोर्थ का कंप्लीट पेपर आपके सामने रख दिया है। अब 8 नंबर का मैटर आएगा, पढ़ लो आराम से। अब लास्ट में यहाँ पे थोड़ा बहुत, यहाँ पे देखो कुछ कहानी बताई गई है, पढ़ के सुना देता हूँ आपको। कर्ण व प्रतिकर्ण, 1 नंबर का सवाल, 1.5 नंबर का सवाल बन जाता है कि व्हाट इज द पार्टिकल एंड व्हाट इज द एंटी पार्टिकल। कर्ण व प्रतिकर्ण क्या होते हैं, सुनो कहानी को, सुनना आराम आराम से, बिल्कुल तरीके से सुनना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे परेशान मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। आपको मतलब पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवा दी है, तो वहां से आप इसकी लैंग्वेज को प्रॉपर पढ़ सकते हो। बाकी देखो यार, सिंपल सी बात है, इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम, कोई कहानी मैं सुनाऊंगा हिंदी के अंदर तो वो तो समझ में सबको आएगी, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, कण व प्रतिकण, सन 1928 में डिराक ने बताया कि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक अन्य कण भी विद्यमान रहता है जिसका द्रव्यमान व स्पिन इलेक्ट्रॉन के बराबर है, परंतु आवेश विपरीत होता है। इस कण का नाम है पॉजिट्रॉन। इसकी खोज कोल एंडरसन ने 1932 में कॉस्मिक किरणें, आकाश किरणें उनमें की, और इसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण बताया गया। अतः प्रत्येक मौलिक कण का प्रतिकण विद्यमान होता है। क्या बोला इसके अंदर, मतलब अगर अपने पार्टिकल के बारे में और एंटी पार्टिकल के बारे में कुछ बताना पड़े तो हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा पार्टिकल जिसका मास सेम हो, उसकी स्पिन सेम हो, चार्ज अपोजिट हो जाए, तो वो आपका क्या कहलाएगा भैया, एंटी पार्टिकल। अब ये भी एक क्राइटेरिया है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा चार्ज ही विपरीत होगा, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो सिमिलर वहां पे होगा और कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा पार्टिकल के बीच में और एंटी पार्टिकल के बीच में। जैसे एग्जांपल लिए, सबसे पहले यही काम किया गया था, इलेक्ट्रॉन का ही एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन खोजा गया, मास सेम, ठीक है, स्पिन सेम, ठीक है, लेकिन चार्ज अलग है, उसके ऊपर नेगेटिव था, इसके ऊपर पॉजिटिव है। बात क्लियर?
तो भैया इसी को एंटी पार्टिकल और पार्टिकल का कॉन्सेप्ट कहते हैं। कोल एंडरसन ने 1932 में इसकी खोज करी थी। कॉस्मिक किरणों के अंदर, कॉस्मिक के जो रेज होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का भाई दूसरा है पॉजिट्रॉन, उसको खोजा गया था। बाकी इसमें क्या है बताओ? ये तो रामायण महाभारत की तरह पढ़ो, आराम से लिखो। पदार्थ व प्रति पदार्थ, कणों से मिलकर पदार्थ का निर्माण होता है, मतलब मैटर व एंटी मैटर है ये। एक नंबर में कभी आ जाए मान लो कि व्हाट इज द मैटर एंड एंटी मैटर, तो बच्चों सोच रहे हैं कि यार सर हमने तो पार्टिकल के बारे में पढ़ा था और एंटी पार्टिकल के बारे में पढ़ा था, ये मैटर और एंटी मैटर कहां से आ गए? पढ़ लो इसको भी। कणों से मिलकर पदार्थ का निर्माण होता है, छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर एक मैटर का निर्माण होता है। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रति कणों से मिलकर प्रति पदार्थ का निर्माण होता होगा। जैसे कि हमने कहा कि भाई पार्टिकल से मिलकर आपका मैटर बनता है, उसी प्रकार एंटी पार्टिकल से मिलकर एंटी मैटर का निर्माण होता होगा, ऐसा मान के चल रहे हैं। ठीक है, माना कि एक हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक है जो कि इलेक्ट्रॉन माइनस, मतलब जो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन है उससे मिलकर बना हुआ है, और प्रोटॉन से सहायता से मिलकर बना हुआ है। प्रोटॉन का प्रतिकरण एंटी प्रोटॉन पी बार, वह इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण पॉजिट्रॉन होता है ई प्लस। अतः एंटी प्रोटॉन व एंटी इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर आप देख सकते हो, या फिर अरे एंटी इलेक्ट्रॉन बोल दो या फिर पॉजिट्रॉन बोल दो, बात बराबर है। दोनों से मिलकर जो हाइड्रोजन बनेगा वो आपका एंटी हाइड्रोजन बनेगा। जैसे सिंपल आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, ठीक है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन है, इनसे मिलकर आपका हाइड्रोजन बन गया। लेकिन यहां पे हमने ई प्लस ले लिया, पी बार ले लिया, तो ये आपका हो जाएगा एंटी हाइड्रोजन। बस ये खत्म। ठीक है, तो अब मिलते हैं, कल नहीं मिलेंगे, परसों के दिन मिलेंगे। अब परसों के दिन यूनिट नंबर 3 न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। ठीक है, एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़े से सावधान रहेंगे, क्योंकि अब यूनिट नंबर 4 के तो मेरे पास नोट्स अवेलेबल थे, इसलिए मैंने प्रोवाइड करवा दिए। यूनिट नंबर 4 के, अब 3 के जो है ना इंग्लिश मीडियम के नोट्स मेरे पास शायद नहीं है। तो कोशिश ये करेंगे कि अपनी बुक अगर आप परचेज कर लो न्यूक्लियर फिजिक्स की, तो थ्योरी जो है ना आप वहां से रीड कर लो, और बाकी डेरिवेशन जो है ना वो मैं आपको करवा दूंगा। और डायग्राम आइग्राम डेरिवेशन उनकी तो आप सोचो, टेंशन मत लो, वो तो मैं आपके दिमाग में सेट करवा दूंगा। लेकिन क्या है कि थोड़ा बहुत आपको थ्योरी पे कमांड करना पड़ेगा। न्यूक्लियर फिजिक्स में थ्योरी जरूरी है। यूनिट नंबर 4 की थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए, एक एक वर्ड आपके उसमें होना चाहिए, बुक के अंदर, नोट्स के अंदर होना चाहिए, क्योंकि वो मैंने प्रोवाइड करवा दिया आपको। लेकिन अब यूनिट नंबर 3 में थोड़ी बहुत थ्योरी में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि क्वांटम में थ्योरी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वहां पे तो डेरिवेशन डेरिवेशन है, लेट माना, दिस इज श्रोडिंगर इक्वेशन, ये तो आप लिख सकते हो वैसे भी। लेकिन न्यूक्लियर में और सॉलिड में थ्योरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो बुक परचेज कर लोगे तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। और मैं कोशिश करूंगा कि जैसे मैंने यूनिट नंबर 4 की प्रोवाइड करवाई वैसे ही 3 के करवा दूं, तो अच्छा रहेगा। नहीं मिल पाएंगे तो फिर आपको भैया यूनिट नंबर 3 के नोट्स इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं खुद अपने हिसाब से बनाने पड़ेंगे। बुक ले आओगे तो नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। टाइम खूब है एग्जाम के लिए, आराम से टाइम टाइम पड़ा है आपके पास, आराम से बनाइए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने यार किसी के कमेंट नहीं पढ़े यार, एक बात है बीच में, अभी तक एक भी बच्चे का कमेंट मैंने नहीं पढ़ा है। सर नेट नहीं चल रहा है। सर न्यूक्लियस न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ये नोट्स में गलत है। अब यार साफ सी बात है, नोट उसमें न्यूक्लियस में नाभिक में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा ना, तो वो गलत है, तो उसको आप चेक कर लेना। ठीक है सर, अभी से प्लान मत बनाओ, आगे से कुछ नहीं पता। हाँ, क्वांटम की जो क्लास है वो देखते हैं, इसी टाइम पे रखने की कोशिश है, या फिर अगर मुझे टाइम मिल जाएगा आज ही, आज दिन के अंदर ही, तो एक क्लास मैं आज दिन में ले लूँगा, एक कल अपनी मॉर्निंग में हो जाएगी। तो उससे क्या है कि थोड़ा बहुत दो एक क्लास हो जाएगी क्वांटम की, तो 2 3 क्लास के अंदर अपन यूनिट नंबर 3 को ख़त्म कर देंगे। मैं प्लान तो यही बनाता हूँ हमेशा, लेकिन मॉर्निंग में क्लास हो ही नहीं पाती, फिर क्या कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे। और बाकी और सर इतना जल्दी मत जाओ सर। है मान साहब कह रहे हैं कि सर 8 मॉडल इज रॉन्ग सर, मुझे लगता नहीं कि गलत है। अब आप बता दीजिए कि कहाँ गलत है, क्या गलत है, तो उस हिसाब से आप चेक कर लेंगे फिर। हाँ भाई, अब कमेंट कर दीजिए।
कि किसी को कोई दिक्कत है, डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो अभी। बाकी फिर अपनी क्लास ख़त्म हो गई। कल आप देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे पता है, अभी भी पता है कि देखो जितने बच्चे हैं ना उसमें से 95% तो कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। मैंने पढ़ा दिया, कॉपी रख देंगे, परसों के दिन जब क्लास होगी यूनिट नंबर 3 की तो उसको पढ़ना चालू कर देंगे। बाकी यूनिट नंबर 4 को देखेंगे भी नहीं, इसका रिवीजन छोड़ो, इसको कुछ भी नहीं करेंगे इसका। अब नहीं करोगे ना तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है उसके अंदर, आप करो मत करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अपना काम जो है लगभग 90% कर दिया है, और इतना मेरी तरफ से खूब है। 90% जो मैंने दिया है आपको सफिशिएंट नहीं है, बहुत ज़्यादा है। अब आप चाहो कि 100% मैं ही दे दूं ना, तो फिर एग्जाम भी मैं ही दिया था हूँ आपके लिए। मतलब अपनी तरफ से कुछ मेहनत नहीं करोगे, नंबर लाने हैं तो करो, नहीं लाने हैं केवल पास होना है, तो ये जो मैंने पढ़ाया है उसको पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा है ये, बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। इतना ही काफ़ी है। नंबर और चाहिए, पूरे में से पूरे चाहिए, मेहनत करो। ठीक है। अब टेस्ट भी चलेगा नहीं चलेगा देखते हैं यार, प्लानिंग तो हमारी खूब सारी है, लेकिन प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए भी होना चाहिए यार। ठीक है। तो और कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मिलते हैं अपन, कल मिलेंगे भैया, ठीक है। कल मिलते हैं क्वांटम की क्लास के लिए इसी टाइम पे। चलो, धन्यवाद।